इस वीडियो में मैंने रियल नंबर चैप्टर है क्लास 10th का। उसको ये पूरा चैप्टर डिस्कस करा है। करा क्या है, उस एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें दो एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। दोनों एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। बट सॉल्यूशन से पहले मैंने थ्योरी प्रोवाइड करी है। थ्योरी क्या है कि भैया बेसिकली आपको आना क्या चाहिए, कंसेप्ट की बात करी गई है। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर है ना पूरे मैथमेटिक्स में, उनकी बात करी गई है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। फिर इर्रेशनल नंबर प्रूव करना बहुत बार आता है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2026 और 25 के बोर्ड एग्जाम होता है ना सीबीएसई का, मार्च में और फरवरी में, उन दोनों एग्जाम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। ये बताने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एनसीईआरटी से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होते हैं, इसलिए मैंने ये बोर्ड क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर से। देखिए, रियल नंबर बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको जितने भी नंबर हैं मैथ में सारा बताता हूं। उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं कि भाई आपसे मैं पूछूं कि जोधपुर जो है, बिकॉज आई लिव इन जोधपुर, जोधपुर इज इन विच स्टेट? आप बोलोगे सर जोधपुर इज इन राजस्थान, राइट? राजस्थान इज इन विच कंट्री? आई थिंक ओबियसली आंसर इज इंडिया। इंडिया इज इन विच कंटिनेंट? आंसर एशिया हो गया। और एशिया जो है ना वो वर्ल्ड में आता है। मैं इसको रियल वर्ल्ड कह रहा हूं क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड जो चीजें हैं ना उनको हम एलियन कहते हैं या नॉट रियल कह देते हैं या इमेजिनरी कह देते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है, सर आप ये डायग्राम बता रहे हो, इससे मैथ से क्या लेना देना? देखिए, मैंने आपको रिलेट करके पढ़ाना चाह रहा हूं। क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना या तो रियल हैं या नॉट रियल हैं। ठीक है, नॉट रियल में एलियन की बातें ले लो, एलियन को काउंट कर लेते हैं, या घोस्ट की बात कर लेते हैं। सेम जो डायग्राम है ना वो हमारे पास है नंबर सिस्टम का। आप लोग सर कैसे? जितने भी नंबर हैं हमारे मैथ्स में उनको दो में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये सेम तरीका है जैसे रियल वर्ल्ड और नॉट रियल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने ये बताओ, रियल और नॉट रियल तो आपने बताया कि भैया ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको रियल कहते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती ओनली उनको नॉट रियल कह रहे हो, बट नंबर में कैसे क्लासिफिकेशन किया? देखिए, रियल नंबर वो होते हैं जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर बोल देते हैं। और इमेजिनरी नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर, आप 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें और डिटेल में पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनका क्राइटेरिया ये है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? अब आप एग्री करोगे भी, देखो राजस्थान की सारी डिस्ट्रिक्ट इंडिया में आती है ना, तो सिमिलरली इसके रियल नंबर के नीचे जो नंबर है ना वो पढ़ते हैं। रियल नंबर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू, रेशनल और इरेशनल। तो ये मैं आपको समझा देता हूं ये क्या मीनिंग है। ठीक है, रियल की रेशनल की बात करते हैं। रेशनल नंबर हम 9th में कर चुके हैं, द नंबर विच वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, राइट? और एक ही कंडीशन थी, आपको ध्यान है कि भाई जो पी और क्यू है ना वो इंटीजर होने चाहिए, पहली बात। दूसरा ये आया था कि भाई क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सर आप एग्जांपल देखिए, बताइए। अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो देखिए 1 3/7। आप बोलो सर 1 क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है। फिर क्या 0 भी रेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना -8/7, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आते ही नोट डिफाइन हो जाता है। फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर इरेशनल नंबर क्या है? देखिए, इरेशनल नंबर को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये जो रूट है ना, जैसे √2, √3, लेकिन आपसे कोई √4 पूछेगा ना वो इरेशनल नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या प्लस और माइनस से 2 आ जाता है। जो स्केयर रूट है उनको इरेशनल कहेंगे। और कौन से हैं? ऐसे नंबर जो नीदर टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर है ना डेसिमल में, मैं लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग। इन ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप इरेशनल भी क्लियर होगा, रेशनल भी। इन दोनों को कंबाइन करते तो हमारे चैप्टर का नाम रियल नंबर है। बाकी वाला है वो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, ये आपको आता है। ये मैं आपको वैसे समझा देता हूं। इंटीजर जो है वो दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो,
वन, यानी कि नेगेटिव नंबर को मिला देते हैं, जीरो को और पॉजिटिव, इन तीनों को मिला के इंटीजर कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1.5 इज नॉट ए इंटीजर, डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते। फिर नीचे आ जाते हैं, होल नंबर है ना वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते। और दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे भी 1.7 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ये पूरे नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। सबसे छोटा नंबर है वो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर। ये मैं आपको जैसे रिकैप्चुलेट कर रहा हूं शायद कि आपको याद आ जाए। स्टार्टिंग विद काउंटिंग नंबर भी कहते हैं 1 2 3 4, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, अगर आप जीरो ऐड कर देते तो होल बन जाते हैं, और होल नंबर में अगर नेगेटिव जोड़ देते हो तो इंटीजर बन जाते हैं। और इंटीजर ये यानी कि इंटीजर, होल, नेचुरल, ये सारे रेशनल के अंदर आ जाते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों मिला देते हो तो इसके नंबर आ जाते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर है। आई होप रियल नंबर क्लियर हो गया। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, वो क्या चीज है उसका मीनिंग बताता हूं। ये कहता है भी एवरी कंपोजिट नंबर। आप क्वेश्चन आ रहा है तो सर कंपोजिट का मीनिंग तो बताओ। ये पहले मैं आपको बता देता हूं भी नंबर जो है ना उनको एक तरीका है क्लासिफाई करने का, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आपको पता है, जैसे रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, प्राइम नंबर होता है एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। या सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं जो किसी की टेबल में आते ही नहीं, एक तो 1 होता है, एक नंबर खुद इटसेल्फ होता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। और कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे एक क्वेश्चन करा भी था, मोर देन 2 फैक्टर्स। आई होप कंपोजिट नाउ क्लियर हो गया होगा। तो कंपोजिट, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना वो 4 है, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना वो 2 है। और ठीक है, क्वेश्चन मेरे को बच्चे क्लास में पूछ रहे थे इनको प्राइम नंबर क्यों होते हैं? प्राइम वर्ड का मीनिंग होता है मेन, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम टाइम हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर अगर मिल जाता है तो एक कंपनी है जो उसको $60,000 है वो उसको रिवार्ड करती है। क्यों करती है ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं अगले प्राइम नंबर वाले वीडियो में डिस्कस करता हूं। वापस आते हैं, कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कंपोजिट नंबर यहां पे 8 ले लिया, तो 8 को जो है ना आई कैन, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया। ये कहता है भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये। एक रैंडमली ले लेते हैं कि जो जैसे इसमें हमने ले लिया 24 है, क्या उसको भी हम प्राइम में कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी नंबर है ना कंपोजिट उसको प्राइम में कर सकते हैं। 2 से करते हैं 12 हो गया, फिर 2 से करते हैं 6 हो गया, फिर 2 से प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है 3, और फिर 3 से करते हैं 1 आ गया। सो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 3 है, इसको मैं पावर में लिख दूंगा क्योंकि ये 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। सो आई होप वन थिंग इज क्लियर कि भाई ये जो लाइन कह रहा है ना कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रूथ। आप कभी भी स्टेटमेंट आए तो क्रॉस चेक कर लिया करो व्हाट ही सेइंग, राइट और रॉन्ग। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये क्या कह रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो बताऊंगा, और एलसीएम और एचसीएफ में। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालना बताता हूं। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो किसी भी जो प्राइम फैक्टर है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनको आप आइडेंटिफाई करके और उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लो। तो इसकी मैंने इंक चेंज करी है, स्मॉलेस्ट पावर। आप बोलो सर करके दिखाओ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं। सबसे पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। किसका? ये नंबर दे रखा है, इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। कहता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम एचसीएफ निकालो। 6 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 3 जा 3 1, जब 1 आए जब मैं रुक गया। फिर 72 को कर लेते हैं। 72 को मैंने करा, 2 से 2 36 आया यहाँ पे, फिर 2 से किया 18 आया, फिर 2 से किया 9 आया, और 9 को 3 से करा, और 3 3 जा 1, ये 9 आ गया। 120 है वो बचा, इस 120 को भी कर लेते हैं। सो पहला स्टेप है प्राइम नंबर से डिवाइड करके लिख लीजिए।
2 से किया 60 आया, देन 2 से डिवाइड किया 30, देन 2 से किया 15 और 2 से जा नहीं रहा तो 5 से कर दिया, 3 5 जा और 5 1 जा। तो पहला स्टेप क्या किया मैंने, पहला स्टेप है मैंने प्राइम नंबर से डिवाइड करके इनको एक्सप्रेस कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में। कैसे, 6 को अगर आप देखो तो एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, लीजिए 2 इंटू 3। फिर हम 72 को करते हैं, तो 72 को अगर हम इसमें लिखते हैं तो यहाँ पे 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर जो है वो 3 लिख दिया, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, सो 3 की पावर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, इन दिस केस 2 इज कमिंग 3 टाइम्स। 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे एक्सप्रेस किया, 2 की पावर तो मैंने 3 लिखा, एक 3 है और एक 5 है। आई होप ये अलग अलग है। पहला स्टेप ओवर हो गया। मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताता हूं। तो पहले एचसीएफ बता देता हूं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये कहता है कि भाई कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढो। कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन में तो देखिए ये रहा 2 तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान दीजिए 3 भी तीनों में प्रेजेंट है। फिर कहते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए। स्मॉलेस्ट पावर का मतलब है इसकी पावर नहीं है तो 1 है ना, 1 3 और 3, तो स्मॉलेस्ट पावर तो क्या होगी, 2 की पावर 1 होगी, तो लीजिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 3 के केस में भी देखिए 3 की पावर 1 2 और 1, इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है ना, क्योंकि 1 पावर है तो 3 लिख दिया, और कोई है ही नहीं कॉमन, आंसर हो गया इसका एचसीएफ इज 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर को अंडरलाइन किया, फिर स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर का मीनिंग है कि यहां पे 1 पावर है, यहां पे अगर नोट करो तो 3 पावर है, और यहां पे 3 पावर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1 ही है तो 1 लिखा है मैंने। लेकिन अगर यही केस में एलसीएम आ जाए, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें भी यही करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। कहते हैं इस केस में कॉमन की बात नहीं कर रहा, वर्ड देखिए कॉमन नहीं है यहां पे, कहता है जो प्राइम फैक्टर है ना, उन प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लिख दीजिए, कॉमन वॉमन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कॉमन है उनकी ग्रेटेस्ट लिख लो। कॉमन कौन कौन सा भाई, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो इसमें आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 की ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर कब लेनी है, जो कॉमन है। फिर यहां पे 3 देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 2 ग्रेटेस्ट पावर ले ली। अब जो नोट कॉमन है ना उनको भी लिखो। नोट कॉमन कौन कौन सा है, अगर आप ध्यान दो प्राइम फैक्टर में 5 है, इसको मैंने 5 लिख दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 3 है, इसका मीनिंग है भाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फिर 3 की पावर 2 का क्या मीनिंग है, 3 को करा 3 3 जा 9 और ये 5। इसका एलसीएम आता है, 2 को किया तो 8 इंटू 9 इंटू 5, आई थिंक 8 5 जा होते हैं 40, 40 इंटू 9 किया 360 इज द एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। अगर आप इनकी तीनों की टेबल लिखोगे तो ये कॉमन नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा। 360 इज द आंसर। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा। आई होप मैं एलसीएम और एचसीएफ है वो आपको थोड़ा समझा पाया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बार, ये कोई नई चीज नहीं, दिस यू ऑलरेडी डन, बट ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटा सा। क्या क्वेश्चन है, कहता भाई 2 नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर हैं, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। अगर 2 नंबर है ए और बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा ना वो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। आप बोलो सर इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज है शॉर्टकट तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करके दिखाते हैं ना, भाई हमें 2 नंबर दे रखा है, कहता है उन दोनों नंबर का एचसीएफ 4 है। फर्स्ट नंबर को ए ले लेता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ए है, ये मुझे 12 दे रखा है, और सेकंड नंबर जो बी है वो इक्वल टू लिख लेता हूं, वो दे रखा है मुझे 16। वन मोर थिंग इज गिवन, एचसीएफ मुझे गिवन है, तो मैंने यहां पे लिखा एचसीएफ इज इक्वल टू 4। ये ऑलरेडी 6 में मैं बच्चों को पढ़ा चुका है। हमें कह रहा है एलसीएम निकालिए, नई चीज कह रहा है ये, यहाँ पे इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए। तो देखिए पहला जो काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि भैया इस फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं। क्या फार्मूला है, फार्मूला ये कह रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर बराबर आएगा। वैल्यू पुट करते हैं,
यानी कि A 12 है, इसकी जगह पे मैंने रख दिया 12, और B मेरा 16 है यानी कि सेकंड नंबर, ये 16 रख दीजिए। LCM मुझे निकालना है, ये लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, बट HCF तो गिवन है। इन दिस क्वेश्चन HCF इज गिवन 4, सो आई विल राइट 4 हियर। ट्रांसपोज कर देते हैं, सो यहाँ पे LCM बच जाएगा, और राइट साइड में जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया 4 से, तो 4 1 जा 4 जा 48 इज द LCM। देखिए अब मैं एक चीज आपको यहाँ सिंपल सी क्लियर करूं, 48 जो LCM है ना, LCM क्या हो गया, LCM हो गया वो नंबर जो 12 की टेबल में भी आता है और 16। अगर 12 की आप टेबल लिखते हो ना, 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 16 2 जा 16 3 जा, यानी कि LCM होता है द नंबर विच कम्स इन बोथ नंबर टेबल। और भी नंबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। आगे चल के आप देखोगे 96 यहाँ पे भी आता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 96 यहाँ पे भी आता है, बट LCM का मीनिंग ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1.2। आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। देखिए इसमें एक ही पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, देन चेक योर आंसर विद माइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 पार्ट है ना, तो फर्स्ट नंबर पार्ट मैं यहां कर लेता हूं, सेकंड जो नंबर है वो यहां कर लेता हूं, रिमेनिंग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है। मेरे को लग रहा है 10th क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है ना, वो यही होगा। प्राइम नंबर आप सबको पता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35। 2 से नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट आप 3 से ट्राई करोगे, 3 से भी नहीं जा रहा है तो 5 से ट्राई करोगे। आपको एक सीक्वेंस में करोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्वेश्चन आ रहे थे तो सर सीधा ही मैं 5 या 10 से कर 5 या 7 से कर दूं, रॉन्ग नहीं होगा, बट सीक्वेंस में आपको HCF में हेल्प मिल जाएगी। ये 5 से जा रहा है, 7 आ गया, और ये मैंने 7 से किया तो 1। हमें एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है, तो ये नीचे मुझे लिखना पड़ेगा क्या, कि भाई 2 इज कमिंग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो नंबर आए ना, ये आप ऑलरेडी देखो 2 टाइम्स आ रखा है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो 6 7 में, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। 156 ले लेते हैं, 156 इंक चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ा बेटर रहेगा। भाई डेफिनेटली सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 1, 8 जा करा, फिर 2 से करा, 2 3 जा 1 39। अब 2 से नहीं जा रहा है तो मैं 3 से कर रहा हूं, 3 से किया 13 आया, 3 से किया, देन अगेन सॉरी 13 से करूंगा मैं, 13 तो खुद प्राइम नंबर है, 1 आ गया। तो लास्ट में मुझे एक्सप्रेस करना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बस एक चीज इसमें और ऐड कर देना, जो 2 टाइम्स आ रहा है ना या 3, तो उसको 2 पावर लिख दो, ये आपका टाइम भी बचाएगा और स्पेस भी। वेल आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। 2 पार्ट कर लेते, रिमेनिंग जो 3 पार्ट है ना, उनके मैं आंसर बता देता हूं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। इसमें जनरली बच्चे नहीं अटकते हैं या करते नहीं है, तो मैं वो हटा देता हूं, इसको कर देता हूं डिलीट। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन नंबर है ना, 3rd वाला यहां करा है, ठीक है। 3rd वाले में मुझे जो प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो आपने ध्यान दिया कि 3 2 टाइम्स आ रखा है, तो 3 की पावर 2 लिख दी। 5 भी 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2 लिख दी। सो ये मैंने एक्सप्रेस करा है किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। 4th पार्ट की बात कर लेते हैं। 4th पार्ट में भी ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर, ये कभी अटक जाए तो हमेशा 7 11 13 है ना, ये अक्सर आपको ट्राई करने चाहिए। इसमें सिंगल टाइम ही आ रहा है, तो दिस इज आंसर, इसको हम आगे कर ही नहीं रहे। ये मैक्सिमम बच्चों ने मुझे पूछा, सर ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से, भैया 17 है ना, वो प्राइम नंबर है, तो 17 से ट्राई करो। 17 से ट्राई किया तो 437, फिर किसी से नहीं जा रहा था, 19 से, फिर 23 से, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, 7429 के। वेल आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे इसलिए आंसर दिखा दिया कि ये इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने 2 बार तो खुद पेपर में देखा है, तो आपको दिया है, तो ये आपको ठीक से समझा देता हूं। और ये प्रॉपर्टी है 6th क्लास में। कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई करो। अब LCM और HCF के बहुत मेथड है निकालने के, देयर आर मैनी, लेकिन मैं एक मेथड आपसे शेयर कर रहा हूं जो अक्सर मैं करता हूं और इजी भी है।
तो फिर कहते हैं वेरीफाई करो। ये जो रूल है ना, ये वेरीफाई करना है कि भैया दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते हैं। इसके क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लीजिए भैया 26 का करा, 2 से जा रहा है 13, फिर 13 तो खुद प्राइम नंबर है 1 आ गया, और यहां पे मेरा जो 26 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 13, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। पहले तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कराता हूं, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताता हूं। सेकंड नंबर क्या है 91 है, तो मैं यहाँ पे 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। डेफिनेटली ये मुझे पता है 13 7 जा ही होता है, तो 7 से किया 13 आया और 13 से करा 1 आया। अब मैंने 91 जो है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 7 इंटू 13। अब देखिए मुझे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं एचसीएफ। एचसीएफ होता है इनमें कॉमन कौन सा है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों में 13 कॉमन है, तो और तो कुछ कॉमन नहीं, तो यहां पे 13 इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन अगर आप नोट करें इस केस में तो कॉमन आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो नंबर कॉमन है ना पहले तो वो लिख लो, लिख लिया, फिर जो नोट कॉमन है वो लिख लो। देखो 2 भी नोट कॉमन है, ये लीजिए 2 लिख दिया। 7 भी नोट कॉमन है, यानी कि प्रेजेंट अनकॉमन है वो ये भी लिख दिया। और यहां पे मैं जो बता रहा हूं ये इन दोनों इनका एलसीएम जब करा 13 इंटू 2 इंटू मैं लिख ही देता हूं 182 आया। वेरिफिकेशन पार्ट करने के लिए कह रहा है। देखो वेरिफिकेशन पार्ट ये कह रहा है कि भाई चेक करो, क्या चेक करना है हमें कि भैया दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। तो दोनों नंबर कौन कौन से मेरा, एक तो 13 है यानी कि ए माना है, सॉरी 26 है, पहला नंबर ए माना है भाई, ये जो ए है दूसरा नंबर मैंने 91 माना है, इनको मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 2366, राइट। अब मैं एक काम करता हूं एलसीएम और एचसीएफ भी पुट करके देख लेता हूं। मैंने एलसीएफ जो एचसीएफ है वो 13 आया, ये लीजिए मैंने इसकी जगह पे 30 रख दिया, एलसीएम की जगह पे 182 रखा, और इनको भी करा तो ये आप एग्री कर रहोगे ये आ गया 2366, दोनों बराबर आ गया। तो यहां पे लिख देता हूं हेंस वेरीफाइड। यही हमें प्रूव करना था। देखिए हेंस वेरीफाइड के बाद ना मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं निकालने का। ट्रिक क्या है कि भाई अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना तो कॉमन टर्म्स जो है ना वो लिख दीजिए। ये लिखा था कि कॉमन टर्म्स विद लिस्ट पावर, हालांकि दोनों की पावर 1 1 है तो यहां पे 1 ही आ गया। अगर 2 और 3 होता तो मैं 2 लिखता, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया एलसीएम अगर आ जाता है तो मैंने लिखा भाई कॉमन टर्म्स तो लिखोगे लेकिन उस केस में हाईएस्ट पावर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करना है नोट कॉमन टर्म जो अनकॉमन टर्म्स है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, आप कैन यू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देता हूं एग्जांपल से कि ये मैं क्या रहा हूं। इसी का सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ये लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूं कि ये मैंने अभी नई चीज करी है। कहता है सेम करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है फिर वेरीफाई करना है। तो एक बड़ा अच्छा तरीका ये है इसका कि मैं इसको पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेता हूं। इसको मैं क्या करता हूं, आधा मैंने टाइम सेविंग के लिए सेव कर रखा है इसको, तो मैं आपको ये लीजिए समझा देता हूं। भाई हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 510 का एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड किया, 2 इसको 3 से डिवाइड किया 5 से, तो आपने ध्यान दिया ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। दूसरा नंबर मेरा है 92, तो 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 से डिवाइड किया 46, फिर 2 से किया। अब मैं आपने देखा ये जो 92 था ना इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 23 था, तो मैंने क्या करा इन दोनों को 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख दिया। अब 2 की पावर 22 है, मैंने ये देखो लिख दिया यहां पे। अब मैं आपको एलसीएम निकालना बताता हूं, जो मेन मुझे लगा कि बच्चे जनरली पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं वो देखिए भाई। सबसे पहले एचसीएफ, एचसीएफ में मैंने क्या लिखा है, कॉमन टर्म्स ढूंढो और लिस्ट पावर। कॉमन टर्म तो ये है भैया 2 की पावर 2 और 2, इसकी पावर 1 है, आपने ध्यान दिया हो। अगर आपको थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजन में ये इरेज कर देता हूं, जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती है वो पावर 1 कंसीडर करते हैं, तो ये पावर 1 है। अब 1 पावर और ये 2 पावर है तो कितना लें,
HCF में लिस्ट पावर लोगे 2 की पावर 1 लोगे, यानी कि ये हो गया। फिर आपने देखा कि भाई और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि एक यही कॉमन है। तो इस केस में मेरा जो HCF आया ना वो 2 आया। सर एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम को देखिए, एलसीएम में मैंने क्या लिखा हुआ है, एलसीएम में मैंने लिखा हुआ है कि भाई कॉमन टर्म्स तो ले लो, लेकिन कॉमन टर्म्स के साथ में अभी हाईएस्ट पावर लिखो। हाईएस्ट पावर का मीनिंग समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। हाईएस्ट पावर का मीनिंग ये है कि 2 की पावर 1 यहां है और 2 की पावर 2 यहां है, तो मैं कॉमन टर्म्स में 2 की पावर 2 लूंगा, ले लिया। फिर कहते हैं नोट कॉमन जो टर्म है ना, नोट कॉमन में क्या है, ये रहा 3 है, ये भी मल्टीप्लाई करो, 3 भी है, फिर 5 भी है, फिर 17 भी है, फिर नीचे वाली टर्म की भी नोट कॉमन 23 भी है, इनको भी मल्टीप्लाई करो। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर देखिए कितना आ गया। एलसीएम मैंने निकाला, एलसीएम आ गया 234, लिख देता हूं यहां पे 23460। ओके, अब मेरा ये तो हो गया एलसीएम, राइट, ये हो गया एचसीएफ। हमसे क्या कह रहा है, वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करके बताता हूं आपको। पहला टर्म लिखा मैंने, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरा है 510, ये लिख दीजिए मैंने। फिर पूछे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म 92 है, ये लिख दीजिए। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 510 और 92, तो मेरा मल्टीप्लीकेशन आता है 46920, राइट। अब मैं दूसरे वाला एलसीएम और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि क्या उसमें भी सेम आता है। एचसीएफ की जगह पे मैंने क्या लिखूंगा, यहां पे 2 लिख दिया। एलसीएम की जगह पे क्या आ गया, 23460। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 46920। वेल दोनों बराबर है, तो यहां पे लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। वेल आपको ये क्लियर हुआ होगा। मुझे तो सिर्फ ये पॉइंट बताना था जिसके लिए क्वेश्चन करा। एक थर्ड पार्ट और समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगेन फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। इन दोनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। लीजिए भाई प्राइम फैक्टर, ये मैं आपको सोल्व कर लिया जिससे कि मुझे टाइम बच जाए, लेंथी ना हो वीडियो। ये मैंने सोल्व करा, अब मैं समझा देता हूं मैंने सोल्व करा। भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करा 336 का, तो 2 जो है ना वो आप नोट करो कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, राइट। फिर 3 और 7 एक बार आया, मैंने 2 की पावर 4 ले लिया। लेकिन 54 को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें 3 जो है ना वो 3 की पावर 3 आया है और 2 वन टाइम आया है। एचसीएफ एलसीएम निकालना बताता हूं। देखिए एचसीएफ क्या कहता है, कॉमन टर्म्स लो लेकिन लिस्ट पावर। कॉमन टर्म्स में पेंसिल थोड़ा सा, ये कॉमन टर्म्स है। इन कॉमन टर्म्स में सबसे पहले बताइए लिस्ट पावर कितनी, इसकी पावर तो 1 है, तो एचसीएफ में तो 1 आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 आएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा 3 के केस में भी आप नोट करिए। ये देखिए मैं एक काम करता हूं, ये 3 वाला जो है, अब ये बताइए इनमें लिस्ट पावर कॉमन तो है, लिस्ट पावर 1 है, तो इसमें भी लिस्ट पावर ही आएगा, दोनों में पावर 1 ही था। एचसीएफ 6 आ गया। मेरा मानना है 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है सर एलसीएम में क्या करें, तो वही मैं रेफर करूंगा। कौन से वाला, ये देखिए बार बार मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम का मीनिंग है कॉमन टर्म्स तो लो लेकिन हाईएस्ट पावर। कैसे भैया, कॉमन टर्म्स तो 2 है, हाईएस्ट पावर इस केस में 2 की पावर 4 आएगा। लिख दीजिए मैंने 2 की पावर 4। फिर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो यहां पे 3 की पावर 3 आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, अनकॉमन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 है सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई करने पर, तो 7 अनकॉमन टर्म्स है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करना पड़ूंगा, 2 की पावर 4 है तो 2 को तो मैं 4 टाइम्स लिखूंगा। फिर 3 की पावर 3 है, लिखिए 3 की पावर 3 लिख दिया, और 7। जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो जो मेरा एलसीएम आया वो आ गया, मैं लिख देता हूं 3024, ये एलसीएम आ गया। ये मेरा एलसीएम है, ये मेरा एचसीएफ है। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, एलसीएम यानी पहले तो फर्स्ट नंबर, ये रहा 336 आना चाहिए था, देखो मैंने इसमें गलती कर रखी है, ये 336 है तो ये मैंने नंबर 336 लिख दिया, पहला नंबर। दूसरा 54 है तो देखिए 54 लिख दीजिए। फिर एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना निकला 6, तो एचसीएफ की जगह पे 6 लिखा। एलसीएम 3024। इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
इसमें ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो मेरे को मानना है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन कहूँ, ये एक्सरसाइज पूरे 10th में मुझे सबसे इजी लगती है। क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ। अक्सर मैं अंडरलाइन कर लेता जो चीज निकालनी होती है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का जब मैंने करा तो 2 से प्राइम नंबर से डिवाइड किया, 2 6 जा, फिर 2 से किया, 2 3 जा, फिर 3 से किया, 1 आने पे हम यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर जो है 15 है, मैं 15 का भी कर लेता हूँ। 15 का जब मैंने करा तो ये 2 से तो जा नहीं रहा, तो 3 से किया, 3 5 जा, और 5 से किया तो 5 1 जा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। आई थिंक मुझे लिख लेना चाहिए, लेकिन मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, फिर 21 का कर ले, 3 का कर लेते। देखिए 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जा रहा है, 3 7 जा, 7 1 जा। अब मैं काम करता हूं, लिख लेता हूं, ये मैंने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, तो 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर मैंने 2 लिख लिया। 3 1 टाइम आ रहा है, मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 15 है, तो यहां 15 का कर लेता हूं। 15 का 3 इंटू 5 है, देखिए ये यहाँ पे लिखा है। और 21 का लिख लेता हूं। 21 का जब मैंने लिखा तो 3 इंटू 7। अब देखिए आपको मुझे सिर्फ ये समझाना है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। मैं पहले एचसीएफ की बात करता हूं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में होना चाहिए। तो अगर आप नोट करें, ये 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, और लीस्ट पावर है सबकी 1 1 पावर है, तो यहां पे एचसीएफ 3 आ गया। मेरा मानना है कि भाई एचसीएफ 3 समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है ना उसकी हाईएस्ट पावर, इन तीनों की पावर 1 है, तो पहले तो कॉमन लिख लिया। फिर जो नोट कॉमन है, देखिए 2 है, 2 की पावर 2 हो गया, राइट। फिर ये मैंने 3 काउंट कर लिया। फिर 5 है, वो भी नोट कॉमन है, 5 को भी लिख लिया। फिर 7 है, ये भी नोट कॉमन है, 7 को भी लिख लिया। जब मैं इनको सिंप्लीफाई किया, 3 और 2 को 2 टाइम्स लिखा और 5 इंटू 7 करा, तो ये जो मेरा मल्टीप्लीकेशन आया ना, ये आ गया 420। आई होप आपको एलसीएम समझ में आया होगा। एक और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, सेम ही है, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। हमसे वही बात कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन है। 17, ये मजेदार क्वेश्चन है। 17 जो है ना वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसका अगर आप करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 17 1 जा 17 आएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं भाई 17 कैन बी एक्सप्रेस एज 17 इंटू 1। 1 तो हर एक का होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर 23 भी देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 23 खुद प्राइम नंबर है, तो 23 से मैं डिवाइड करूंगा तो 23 1 जा आया, तो 23 को भी आई कैन राइट 23 इंटू 1। 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। 29 भी आप देखो, 29 को भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 29 1, ये प्राइम नंबर खुद है, तो 29 को मैं लिख सकता हूं 29 इंटू 1। मुझे तो मजा आता है एचसीएफ निकालने में। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं होता, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, वो 1 कॉमन होता है। 1 इज एवरीवेयर, तो एचसीएफ यहां पे 1 हो गया। एग्री। एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम आई होप आपको अब समझ में आ गया। जो चीज कॉमन नहीं है, आप कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 तो लिखोगे तो कोई मीनिंग नहीं है, तो सीधा हम नोट कॉमन शुरू करते हैं। 17 किसी में प्रेजेंट नहीं है, तो तीनों में से। 23 ये लीजिए किसी में प्रेजेंट नहीं है। 29 किसी में प्रेजेंट नहीं है। जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आना ना, वो लिख देता हूं 11339 आ गया। 11339 ये जो है ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट है। देखिए ये क्या कह रहा है, सेम कह रहा है। 8 9 25 है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से जाता है 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 1 आने पे आपको रुक जाना है, यहां रुक गए। फिर 9 से करते हैं 3, 3 जा 9, 3 1 जा 1 आने पे रुक गए। फिर 25 से करते हैं 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5 यहाँ पे। अब आप 8 को देखिए, यहाँ पे 2 इज कमिंग 3 टाइम्स, तो मेरा मानना है कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 9 जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इज कमिंग 2 टाइम्स, सो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ।
और 25 जो है वो 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। पहला काम है HCF, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 होता है HCF। आई होप ये आपको मैं बता चुका हूँ। HCF मैंने निकाल लिया। फिर LCM निकालने की बात कर रहे हैं, तो LCM जो होता है वो तो आपको जो कॉमन नहीं है, तो जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मुझे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आया 1800 आया। दिस इज LCM। देखिए वन थिंग इन श्योर, LCM है ना वो हमेशा बड़े नंबर से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है किसी एक के, और HCF हमेशा छोटा होता है। वेल होप सो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, 6th में भी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में बहुत पूछा जाता है। कहता है भाई दो नंबर हैं 30, यानी कि पहले नंबर को मैं A मान लेता हूं, ये है 306, दूसरा नंबर जो है ना वो है 657। कहता है इन दोनों नंबर का HCF गिवन है। ये लीजिए मैं HCF लिख देता हूं। दिस इज गिवन हाउ मच 9। कहता है LCM निकाली, तो ये मुझे LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर आपने ये लाइन पढ़ी हुई है, आई होप ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने डिस्कस की थी, दो नंबर का प्रोडक्ट है ना, ये फर्स्ट नंबर A है और ये सेकंड नंबर है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको मैं अप्लाई करना है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं वी नो कि भैया हमें क्या पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है LCM के और HCF के, राइट। तो मुझे फर्स्ट नंबर गिवन है, यानी कि ये गिवन है 306 मल्टीप्लाई बाई 657, सेकेंड नंबर है। HCF दे रखा है, यहां पे LCM मुझे निकालना है, बट इन प्लेस ऑफ HCF मैंने 9 रख दिया। अब देखिए ट्रांसपोज करेंगे तो ये नंबर यहां डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं LCM क्या हो जाएगा 306657 डिवाइडेड बाई 9। जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई करने पर जो मेरा आंसर आया वो लिख देता हूं मैं, 22338 आता है, 22338, ये मेरा आंसर है LCM। आई होप ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर। ये क्वेश्चन पता नहीं बच्चे क्यों पूछते हैं कि सर बार बार बता दो, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। कहता भाई चेक करो कि 6 की पावर n है ना, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो बच्चे पूछते सर क्वेश्चन क्या है, भाई ये कहना चाहता है कि 6 की पावर कुछ भी निकाले। मान लो मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए चेक करके बताता हूं, 6 की पावर n है ना, मैंने 6 की पावर 1 ले ली तो आंसर में 6 आया, 6 की पावर 2 रखी तो आंसर में 36 आया। तो इसका लास्ट डिजिट है ना, ये कह रहा है क्या 0 आता है, नहीं 0 तो नहीं आ रहा। 6 की पावर 3 रख के देखते हैं, तो 6 की पावर 3 रख के देखा तो 6 इंटू 6 करा, ये भी 216 आया, इसमें भी लास्ट में। यानी कि आपने नोट करा कि भाई लिस्ट लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमें कह रहा है भाई चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमने चेक तो कर लिया, बट मैथमेटिकली कैसे करेंगे, आंसर है वो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए 6 की पावर n है ना, हमें ये तो चेक करके देखा, इसको मैं ऐसे लिखा, आंसर ऐसे लिखूंगा भाई 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। और अगर मुझे लास्ट एंड में 0 चाहिए ना, तो 0 आने का एक ही तरीका है, अगर इसके फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाए। किसके, 6 के फैक्टर, लेकिन 6 के फैक्टर तो 2 और 3 है, 2 इंटू 5 तो नहीं है। तो आपको यहां पे 0 आएगा नहीं होगा, तो आपको मुझे लिख लें, यानी कि टू गेट 0 एज लास्ट डिजिट वी नीड 2 and 5 both, but in case of 6, यानी कि 6 के केस में फैक्टर्स जो है ना, वो फैक्टर्स आर 2 and 3। Therefore, यानी कि हमें क्या यहां से रिजल्ट निकाल दिया, 6 की पावर n will never end with 0, will never एंड विद 0। ये हमने चेक करके, हमने दोनों चीज चेक कर ली। आपको एग्जाम में इस तरह से लिख देना है,
ये आपने चेक भी कर लिया कि वाकई आ रहा है कि नहीं, एन की जगह पे 1 2 3 पुट करके, कितना भी पुट करके देख लीजिए लास्ट में जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो आने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना ही चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई ये क्वेश्चन बड़ा ये इजी है। कंपोजिट नंबर आपको अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक साथ पढ़ाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर होते हैं जो जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। ये सीधी सी बात है, जो किसी की टेबल में नहीं आते। जो प्राइम नहीं होते ना वो कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उनको कंपोजिट कहते हैं। आई होप ये कंपोजिट नंबर भी आपको पता होगा। देखिए पहले चेक करते हैं, एक्सप्लेन करना है हमें कि भाई ये कंपोजिट नंबर है। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस में 13। इसको चेक करते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, क्योंकि टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होता है। 13 दोनों में कॉमन है, तो ये देखिए 13 अगर कॉमन है तो यहां से क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस में 1। अगर 13 कॉमन है तो ये तो एक फैक्टर तो यही हो गया, यानी कि यहीं से पता लग गया कि हमें ये कंपोजिट नंबर है। ज्यादा से ज्यादा हम ये लिख देंगे 77 प्लस 1 78 करेंगे, 78 करेंगे। तो देखिए ये तो मेरे को लग रहा है कि इसके फैक्टर ही, दो फैक्टर तो यही हो गए। सो यहां पे लिखोगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और जिसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा होते हैं therefore it is composite number, therefore it is composite number। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया। कॉमन आ गया तभी पता लग गया था कि कंपोजिट ही होगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर यहां तक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, आप बोलोगे सर आपने फर्स्ट टर्म क्यों ली? देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, वो टर्म्स अलग नहीं करती, तो इसलिए ये सारी एक ही टर्म में काउंट होंगे। 5 4 3 2 1 प्लस 5। आपने ध्यान दिया ये 5 कॉमन है, अगर ये 5 कॉमन है तो मैं 5 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां से बच गया 1। अब 5 कॉमन आते ही ये कंपोजिट नंबर बन गया, क्योंकि एक फैक्टर तो 5 हो गया। तो आप लिख दोगे इट हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number, it is a composite number। आई होप ये आप लिख लोगे। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, अब 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो लेंथी होता है, तो कई बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि मैं तो बड़ा इजी मानता हूं सबसे। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। हम मान लेते हैं कि भैया ये सर्कुलर पाथ है, राइट, और देर आर, ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक ही होता है जनरली। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं सोनिया ने जो टाइम कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स है। रवि जो है वो 12 मिनट्स है, इसको कंप्लीट करने में रवि को जो है वो 12 मिनट्स लगे। कहता है इफ दे स्टार्ट बोथ एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम और गो इन सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। भाई सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे थे, मान लो स्टार्टिंग में पहले वाले को टाइम जो अंदर लगाना वो 12 मिनट लगा, राइट। दूसरे वाले को जो टाइम लगा वो लगा है 18 मिनट्स। तो ये कहता है भाई ये बताइए वापिस दोबारा कब आएंगे, स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट एक साथ हुए, वापिस दोबारा कब आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें सीधी बात है वी हैव टू फाइंड एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करा 9 आया, 3 से करा 3 आया, 3 से करा 1 आया, राइट। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 से करा 6 आया, फिर 2 से करा 3 आया, फिर 3 से करा यानी कि 1। जब मैंने 18 को लिखा तो 18 को आई करना है 2 इंटू 3 की पावर मैंने 2 लिखा है, क्योंकि देखो 3 इज कमिंग 2 टाइम्स। और जो 12 है इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1।
तो एलसीएम निकालना याद दिलाता हूं आपको। एलसीएम निकालना अगर आप भूल गए हो तो मैंने ये समझाया था एलसीएम के केस में कि जो हाईएस्ट पावर लो, 2 की पावर यहां पे 1 है, नीचे वाले में 2 है, हाईएस्ट पावर 2 ले लो। 3 की पावर भी हाईएस्ट लो, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर भी 2 लो। तो 2 2 जा तो 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। 36 मिनट्स के बाद है ना, दे विल मीट टुगेदर। तो हमसे पूछो मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आप ये लिख सकते हो कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, दे विल मीट टुगेदर। तो इस वीडियो में करने के वाले मैं एक पहली बार कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज होगा आपकी इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हाउ टू प्रूव रूट 5 इरेशनल। अच्छा, जरूरी नहीं है रूट 5 हो, रूट 3 भी आएगा तो भी हम कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मीनिंग है कि भाई इस एक्सरसाइज में जो शुरू होते हैं ना, वो यूज होने वाले। थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कर देता हूं, रेशनल और इरेशनल नंबर थे क्या। रियल नंबर को 2 में डिवाइड किया था। रेशनल की डेफिनेशन देखिए, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 10th में कोई नहीं है। द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट p बाई q फॉर्म, और एक ही कंडीशन थी कि भाई जो q है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। और एक और चीज भी थी इसमें, भैया p और q जो है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये आपको डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भी था कि भैया 2/3 है वो भी रेशनल नंबर हो गया, अगर -7 है वो भी रेशनल है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड है वहां 1 होता है। तो रेशनल हम ऑलरेडी जानते हैं। इरेशनल जो है ना उसको थोड़ा सा रिकैप करता हूं। द नंबर विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस, यहां पे लिख देता हूं, विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म। इनको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अगर नोट करो √2, राइट, √3, तो देखिए √4 नहीं है। आप ध्यान है, कई बार क्वेश्चन आता है √4 क्यों नहीं है, क्योंकि √4 तो 2 बन जाता है, तो ये नहीं है। √5 डैश डैश डैश। और एक ऐसे डेसिमल भी नंबर जो होते हैं ना इरेशनल होते हैं, कौन से, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन ही रिपीटिंग होते हैं। इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उनको भी हम इरेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। तो हम इनको आपको डिटेल में बताऊंगा कि इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ना यहां पे जो यूज होने वाला ना बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है उस मेथड के बारे में बताता हूं। उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड, और ये 10th क्लास में पहली बार आता है। देखो, खुद वर्ड जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का बात कर रहा है कि अपने बात को ही काट देना। कॉन्ट्राडिक्ट यही होता है ना। कैसे भाई, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है ना, किसी चीज को प्रूव करने में बड़ा काम आता है। एक आदमी है, उसने उस पे आरोप लगा कि भैया ही इज ए थीफ, वो एक चोर है, राइट। और उसने कहा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, बट प्रूव कैसे करें। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग निकल लेता है कि भाई मान लीजिए, वो कहता है कि लेट भाई मैं जो हूं ना वो थीप हूं, ठीक है। और मान लेते हैं कि भैया 20 अप्रैल को उसने कहीं पे चोरी करी है। फॉर एग्जांपल जोधपुर में उसने किसी शोरूम में चोरी करी है। वो कहते हैं ठीक है मैंने चोरी करी, मैं इस ऑटो से यहां पे आया। लेकिन लास्ट में वो ये कहता है कि भैया 20 जो अप्रैल को जो मैं था वो एक्चुअल में दिल्ली में था, मैं था ही नहीं जोधपुर में। तो ये मेरी जो स्टेटमेंट थी ना कि मैंने जोधपुर में चोरी करी, वो स्टेटमेंट तो गलत निकल गई, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। उस दौरान तो सीसीटीवी फुटेज देखी तो मैं दिल्ली में था सीसीटीवी फुटेज में। तो इसका मीनिंग ये कि मैंने चोरी करी ये गलत स्टेटमेंट है, और वो वहां से बरी हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड क्या होता है, किसी नंबर को ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि √3 है, इज ए, लेट लेते उसमें हमेशा याद रखना, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल मान लिया, और लास्ट में हम बात करते रहते हैं और आने के बाद कहते हैं यार √3 इज नॉट ए रेशनल। हमारी अजम्पशन है ना वो रोंग हो जाती है। और जो नॉट रेशनल है तो डेफिनेटली कोई चीज रेशनल नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, हम ये कह देते हैं भाई √3 इज ए, देयरफॉर √3 इज ए इरेशनल। अब इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपनी ही बात को काटना, पहले कुछ कहना और फिर बाद में उसी बात को काट के यानी कि उसका रिवर्स बता देना। इस मेथड से डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारे जो प्रूव आएंगे ना उसमें एक बड़ी थ्योरम यूज होगी, वो थ्योरम आपसे डिस्कस करता हूं। ये थ्योरम क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, मैं बार बार इसका यूज करूंगा।
ये कहता है कि भाई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, p है, उसको अगर a स्क्वायर डिवाइड करता है, देखिए ध्यान रखिए, कहता है p है ना, p है या फिर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, डिविजिबल बाई p। मान लेते हैं कि a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, वो कहता है, ये थ्योरम कहती है देन उस केस में a जो है ना वो भी डिविजिबल होगा, किससे, p से। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। आप बोलोगे सर क्या a और p बता रहे हो, अब नंबर लेके बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं भी 3 डिवाइड 12 स्क्वायर, राइट, 3 12 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 12 स्क्वायर आपको पता ही है कि भाई 144 होता है, तो 2 जो 3 है उसको डिवाइड करता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 3 विल ऑल्सो डिवाइड 12, और ये बात सही है, एग्री कर रहे हो। तो ये मैं बार बार यूज करता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस में करके दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लीजिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहली एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये आपको ठीक से करना है। तो लीजिए, ये कहता है प्रूव करो √5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है। हम जो मेथड यूज करने वाले हैं ना वो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड है। तो मैं पहले ही अपने एक एजम्पशन ले लेता हूं, हम मान लेते हैं कि भाई लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि भाई ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर को तो हम कैसे लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे ना मैं क्लियर कर देता हूं, a और b को प्राइम है। को प्राइम पता है क्या नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, और b जो है वो भैया नॉट इक्वल टू 0। ये तो रेशनल का जो है डेफिनेशन है। मैं याद दिलाता हूं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे अगर आप देखो 6 और 7 दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका जो HCF है ना वो 1 होता है। ये सीधी सी बात है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता। एग्री? तो मैंने अभी तक क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, और उसको a/b लिख दिया है। रेशनल को a/b लिख सकते हैं। अब मेरा जो पर्पज है ना वो स्क्वायर रूट हटाने का है। तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करके हो जाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो ये तो √5 का स्क्वायर करा, और ये बन गया a/b का स्क्वायर करा, राइट। तो √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, ये हो गया a²/b स्क्वायर। इसके नीचे तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास a² इज इक्वल टू आ गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं 5b² आ गया। अब देखिए इस लाइन को मैं ठीक से बताऊंगा, आप ढंग से समझना मैं क्या कहना है। a² क्या आ गया हमारा, 5b² आ गया। मैं आपको यहां पे रफ में बताता हूं। अगर मैं कहूं कि 9 इज इक्वल टू, या फिर 9 ना लेके मैं कोई नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए रफ में समझाता हूं ये इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं ये कहूं कि भाई 8 इज इक्वल टू 4 × 2, तो इसमें एक चीज क्लियर है कि भैया ये जो 4 है ना ये 8 को डिवाइड कर रहा है, और आप एग्री कर रहे हो। दोबारा देखिए, मैं अगर कहूं, मैं आपको कहता हूं भाई 27 इज इक्वल टू 3 × 9, इसका मतलब ये जो 3 है ना इस 27 को डिवाइड करता है। तो a² इज इक्वल टू 5 × b², इसका मीनिंग ये है कि क्या लाइन है कि भाई a² इज डिविजिबल बाई 5, इसका मीनिंग ये हो गया। अच्छा, अभी हमने थोड़ी बोले देर, मतलब इसका क्या, a² अगर 5 से डिविजिबल है, सिंस इसका क्या निकल के आ गया, इट इंप्लाइज कि भाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल। ये थ्योरम हमने करी, वही तो थ्योरम का यूज करो मैं, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब 5 से अगर ये a डिविजिबल है तो कोई भी नंबर, अगर मैं कहता हूं कि भैया 10 है वो 2 से डिविजिबल है, तो आई 5 आता, तो मैं 10 को ऐसे तो लिख सकता हूं 2 × 5। अगर a है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 5m, और m कोई इंटीजर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में रखेंगे ना, तो देखिए a की जगह पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे a की जगह पे मैंने लिखा 5m का होल पावर 2 और ये 5b स्क्वायर हो गया। ये हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर और ये हो गया 5b स्क्वायर। अब देखिए मैं अगर कट कर देता हूं तो यहाँ पे तो 5m स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 1 जा, ऐसे कट करेंगे तो ये b स्क्वायर बना। तो आपने कुछ नोट किया, b स्क्वायर को मैं 5m स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर b स्क्वायर 5m स्क्वायर के बराबर है तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज कर रही है, ये इंप्लाइज कर रही है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यही तो है। अब कैसे पता लगा कि 5 इंटू एनी नंबर है। अब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, इट मीन इसका क्या मीनिंग होगा, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने यहां पे साफ किया था कि a और b जो है ना वो को प्राइम है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप देखो यहां से अगर नोट करें कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। मैं लिख देता हूं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। यानी कि हमने जो माना था ना कि ये प्राइम नंबर है और को प्राइम है और ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल अलग हो गया। देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा, हमने रेशनल माना था ना तो वो गलत हो गया, गलत हो गया तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट 5 इज ए इररेशनल नंबर। ये आपको करना है। वापिस सुनिए, हमने एजम्पशन कहां से शुरू किया था, हमने माना था भाई ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने पहले प्रूव करा कि भाई ए है वो उसका भी एक 5 फैक्टर है, फिर हमने प्रूव करा भी जो बी है उसका भी एक 5 फैक्टर है। अब दोनों को 5 फैक्टर कॉमन फैक्टर बता दिया तो ये जो हमारी एजम्पशन थी ना ए इज इक्वल टू बी के बराबर है और ए बी को प्राइम है, वो रोंग होगी और एक कॉन्ट्राडिक्ट होते ही हमारा आंसर है उल्टा हो जाएगा। यानी रेशनल माना था तो इररेशनल हो गया। ये पहले आपको थ्योरेटिकल लग सकता है बट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। ये और सेकंड वाला बड़ा शॉर्टकट है, सेकंड वाले में तो इतना तामझाम करना ही नहीं आपको। ये प्रूव कर रहे हैं ना कि इरेशनल नंबर है, तो एक काम करते हैं, शुरू लेट अज्यूम, हम लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। ये अगर रेशनल है तो आप एग्री करोगे कि भैया रेशनल नंबर है तो इसको मैं a अपॉन पी फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। और a अपॉन पी फॉर्म में है, बट ध्यान है कि भाई q जो है यानी कि b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 3 को ट्रांसपोज कर देता हूं, 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वहां ले जाएंगे तो a अपॉन b और -3 हो गया, राइट। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर इस 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 को, ये इंप्लाइज दैट का साइन यूज कर लेते हैं। ये तब यूज होता है जब ऑलरेडी इक्वल टू चल रहा होता है। तो रूट 5 इक्वल टू क्या, 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है ना, यहां आएगा डिवाइड में चला जाएगा a अपॉन 2b और ये हो जाएगा 3/2। अब आपने कुछ नोट करा यहां पे, क्या नोट करा यहां पे कि मेरा जो राइट हैंड साइड है ना वो तो एक रेशनल नंबर है और ये जो है वो इरेशनल है। ये तो कंफर्म है रूट 5 इरेशनल है, ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। भाई आप क्या लिखोगे, a अपॉन 2b - 3/2 इज ए रेशनल नंबर, राइट। ये तो साफ है, रेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो रेशनल ही आएगा। और एंड रूट 5 जो है इज ए इरेशनल नंबर, ये हमें पता ही है, अभी रिसेंटली पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था। अब ये दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, मैंने तो बराबर रखे हुए, बराबर नहीं है तो रूट 5 के बराबर ये हो ही नहीं सकता। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था ना उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ये जो हमने अज्यूम किया था उसके बिल्कुल रोंग जा रहा है। अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट और एजम्पशन, तो यहां पे मैं यहां पे क्या लिखता हूं, देयरफॉर जो हमारी नंबर था ना, कौन सा नंबर ये है ना, वो इरेशनल होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 + 2 रूट 5 इज ए
इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया था वो तो रोंग हो गया, इज ए इरेशनल नंबर। विद दिस आवर क्वेश्चन 2 इज ओवर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये है, हम अगली स्लाइड में ले लेंगे। क्वेश्चन है कि भाई प्रूव करो इरेशनल है। देखिए बार बार मैं एक चीज ले रहा हूं कि हम मेथड तो कॉन्ट्राडिक्ट ही लेंगे। तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या कहता है कि भैया इसको हम पहले मज्यूम कर लेते हैं कि ये 1/2 है, वो रेशनल नंबर है, सॉरी। सो लेट ले लेते हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं एक तरीका है कि भाई इसको a/b फॉर्म में लिख सकता हूं, और यहां पे a और b है ना वो इंटीजर है। आपको आई थिंक ये रेशनल की डेफिनेशन पता है, और एक ही कंडीशन है कि जो b है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो देखिए इस केस में जो रूट है ना इसको समहाउ अगर हम डिनोमिनेटर से हटा दें, तो हटाने का तरीका क्या है कि भाई अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √2 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा, तो ये जो मेरा बन गया √2/2 a/b बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इस 2 को वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो √2 जो है ना वो हो गया 2a और डिवाइडेड बाई b। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि ये a और b इंटीजर है, तो ये a और b इंटीजर है, और तो ये 2a/b रेशनल नंबर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, अब मुझे ये बताइए ये दोनों a और b इंटीजर हैं, तो डेफिनेटली आप एग्री करोगे कि भाई 2a/b है ना वो एक रेशनल नंबर है। यहां पे लिख भी देता हूं इज ए रेशनल नंबर, राइट। तो ये रेशनल है, लेकिन हमें पता है भाई √2 है ना वो इरेशनल है, ये भी हमें पता है, इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो ये दे रखे ना कि इक्वल टू है। अब ये तो रोंग हो गया, रेशनल और इरेशनल बराबर थोड़ी होते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। हमने क्या अज्यूम किया था कि भैया 1/√2 रेशनल है, बट यहां पे तो एक रेशनल और इरेशनल दोनों आपस में बराबर आ गए। देयरफॉर तो क्या होगा, ये आज हो जाएगा कि 1/2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड पार्ट ले लेता हूं। सेकंड पार्ट भी बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ये ले लेता हूं सेकंड पार्ट। ये अज्यूम करके चलते हुए √5 है ना वो इरेशनल है। करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड ही करेंगे। सो लेट ले लेते इसमें, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको पहले हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आप एग्री करोगे भाई कोई भी रेशनल नंबर को मैं लिख सकता हूं a/b फॉर्म में। आप बोलो सर a और b क्या है, a और b तो इंटीजर्स ही होते हैं, राइट। और इनमें बस ये है कि डिनोमिनेटर है ना वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि b। अब मैं ट्रांसपोज क्या करता हूं, इस 7 को यहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं। √5 जो है ना वो हो जाएगा a और ये 7b, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा। अगर ये दोनों, देखिए आपने नोट करा a और b इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये एक रेशनल नंबर है। आप एग्री, 7/a/7b इज ए रेशनल नंबर। फिर जो इंटीजर का डिवीजन है वो रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर है, हमें पता है √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन ये दोनों बराबर यहां पे आ गए हमारे। वी नो, अब हमें ये तो ऑलरेडी पता ही है ना कि भैया √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल और रेशनल है ना वो आपस में बराबर आ गए इस लाइन में। अगर बराबर तो हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों बराबर है तो दिस, यानी कि द अबव स्टेटमेंट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था ना उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हमने क्या माना था, इसको रेशनल माना था, तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। देयरफॉर ये जो नंबर था ना ये 7√5 है, इज ए
इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि थर्ड वाला। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने ये भी सेम वैसे ही करेंगे। इन क्वेश्चंस को अक्सर 2 मार्क्स में ही देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देते। तो मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम हमें प्रूव करना है इरेशनल है। तो लेट, इसमें भी अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। और इसको हमने रेशनल नंबर अगर अज्यूम किया है तो आई कैन राइट कि भाई 6 प्लस रूट 2 को ए अपॉन बी लिख सकता हूं। और ए अपॉन बी में ए बी तो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के साथ में एक कंडीशन क्या है कि भाई बी जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो रूट 2 को हमें एक तरफ लाना है जैसे तैसे, तो इस 6 को मैं यहां पे ट्रांसपोज कर दूंगा। रूट 2 को मैंने लेफ्ट में छोड़ा और a अपॉन बी -6 हो गया। तो देखिए ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो दो रेशनल नंबर को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर तो रेशनल ही आएगा। अब आपको क्या लिखना है कि ये जो नंबर है ना a अपॉन बी -6 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई हमें ये पता है रूट 2 जो है ना वो इरेशनल है, बट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमने पहले क्वेश्चन में ही प्रूव करा था। अब रेशनल और इरेशनल, आप भी एग्री करोगे, कभी भी मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर है ना वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो इट मीन आवर एजम्पशन इज रोंग। दिस मीन it mean our assumption is wrong. Our assumption is wrong। और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, हमारी एजम्पशन को। Therefore ये जो नंबर है ना 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है क्या। अब चैप्टर के एंड में ना वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो 2025 में और 2026 में दोनों ही एक साथ ले लेता हूं, उनमें जो क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए पहले ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी रीजनिंग में पूछा गया था भैया। कहता है एचसीएफ निकालने का क्या, वैसे 36 को 2 इंटू 18 लिख सकते हैं ना। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है, जो कॉमन है वो लिख लो। हाँ जी, 18 लिख लिया। जो कॉमन है वो m की पावर 1 लिखना है, यहाँ 2 पावर है तो 18m, बिल्कुल ठीक है भैया। यानी कि ये तो ट्रू है। आगे चलते हैं। टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये इससे छोटा नंबर आ रहा है। अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है ना तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये तो अक्सर आता है भैया, हमेशा। कह रहा है कि ये, और ये 23 नंबर का मतलब है 2 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या आता है, कहते हैं इरेशनल प्रूव करो गिवन दैट कि दिस इज इरेशनल। ठीक है भैया, करना क्या होता है, ये जो है ना इसको मान लेते हैं लेट 4 माइनस 2 रूट 5 है ना वो एक रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। और आप सबको पता भैया रेशनल नंबर जो होता है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए और बी है ना वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है लिस्ट फॉर्म में है, फर्दर कट नहीं कर सकते। अब ये जो 4 है उसको वहां ले जाते हैं, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 4 और माइनस ए और बी को यहाँ ले आते हैं, और इसको मैं उधर लेके ट्रांसपोज करूंगा तो 2 रूट 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। फिर अगर आप 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं चलिए। 4b माइनस में ए, और ये 2 रूट 5 के बराबर है। 2 को यहाँ भेज देता हूँ, डिवाइड में चला जाएगा, 4b माइनस में ए अपॉन 2b। देखिए एक बात, सिंपल सी बात है, ये 2 को तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो रूट 5 ही आएगा। रूट 5 इसलिए आएगा क्योंकि 2 को मैंने, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, राइट हैंड साइड। और ये रेशनल है। आप बोलो सर क्यों रेशनल है, भाई रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करो मल्टीप्लाई करो तो रेशनल ही होते हैं। अब यहाँ पे लिखना क्या है आपको जिससे कि आपको फुल नंबर मिले, कि एलएचएस जो है ना वो है रेशनल नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और आरएचएस है ना वो है इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रूट 5 तो दे रखा है इरेशनल नंबर। दिस, तो एलएचएस आरएचएस है ना वो बराबर हो ही नहीं सकते। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, हमने तो बराबर लिया था भैया इसको, यानी कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस, हमने जो एज्यूमशन करी थी ना रेशनल नंबर वाला,
गलत होगी। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ये हमारी अजम्पशन थी ना, इसको कि ये रेशनल नंबर है, वो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, देयर फोर 4 - 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। या फिर लिख दो, नोट कर दे, इज ए रेशनल लिख दो ना, सीधी सी बात है, इज ए रेशनल नंबर। इतना लिख दोगे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए, 3 नंबर में भी पूछा गया, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन हमें ग्रास्प नहीं होता। देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ भाई, एक कमरा है, ठीक है जी, 216 और 156 है ना, ये इसके भैया सैन इसके वो है डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। अर्जुन को एक आप ध्यान में रखना क्या था, इसे मैक्सिमम साइज का स्केर इसके अंदर लगाना है, फिट बैठ जाए। तो मैक्सिमम साइज को अगर आपका दिमाग में आ जाता है तो कुल मिला के एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी। तो एचसीएफ तो निकाल देते हैं, आपको अभी थोड़ा बहुत सिखाया मैंने। एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये लीजिए बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 156 की में 2 की पावर 2 आया, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 की पावर 3 आया। एचसीएफ कहता है लिस्ट पावर, तो भैया 2 की पावर 2 है। फिर कॉमन में लिस्ट पावर 3 की पावर 1 है, तो ये तो भैया 2 × 2 और × 3 करोगे तो 12 आया। तो जो साइड पूछ रहा था ना, साइड की लेंथ लिख देता हूँ भैया। साइड की लेंथ जो पूछा था वो भैया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 नंबर तो भैया आपको ये मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको गोले में डाल देते हैं कि ये हमारा आंसर पहले का। फिर कहता है भाई नंबर ऑफ स्केयर बताना है, कितने स्केयर इसके अंदर फिट आएंगे ये बताना है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ स्केयर का फार्मूला क्या है कि जो एरिया है ना उसका पूरे का, तो उसको एरिया को 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, उसको स्केयर के एरिया से डिवाइड कर दोगे। तो 156 और 216 को डिवाइड कर देते हैं 12 × 12 से। ठीक है जी, कट करके देख लेते कट हो रहा है कि नहीं। 12 से ही कट कर देते हैं ना, 12 × 1 = 12 × 1 करा, 12 × 3 = ठीक है जी, 12 × 1 करा और 12 × 1 करूंगा तो यहाँ 9 और 8 जा, तो ये 234 आना चाहिए। 18 × 3 = 5, हाँ 234 हैं वो स्केयर बनेंगे, अगर ये आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैंने 2025 से ज्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस वीडियो में मैंने रियल नंबर चैप्टर है, क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है। उस चैप्टर के इस बार जो मार्च 25 में जो पेपर हुआ था ना क्लास 10th का, उस सारे सेट यानी कि दिल्ली रीजन, चंडीगढ़ रीजन, अजमेर रीजन, सारे रीजन के क्वेश्चन पेपर को स्कैन करा और उसमें रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना उनको कंपाइल किया और कंपाइल करके उनका सॉल्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना है, अगले 25 से 30 क्वेश्चन है ना, मान लीजिए वो आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को मैंने कहाँ से कंपाइल किया, जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीबीएसई के रीजन है ना, उनके क्वेश्चन पेपर को मैंने स्कैन करके और ये प्रिपेयर करा है। पेपर कब हुआ था? 10 मार्च को पेपर हुआ था। उस पेपर का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। आपने पहला चैप्टर कर लिया, उसके बाद ये अगर आप वीडियो देख लेते हो तो अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। करने का एक ही तरीका है, पहले क्या बताऊंगा आपको, कोशिश करो पहले खुद करो। जैसे ये पेपर ये आया था, ठीक है, फिर मेरा आंसर रेफर करना। चलो मैं समझाता हूँ। 32 को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो 2 की पावर 5 है। और नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप 32 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब 32 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप एग्री कर रहे हो कि भाई जो 2 है ना वो यहाँ पे 5 टाइम अपीयर होता है। आप करके देख लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 2 4 जा करोगे, यहाँ पे फिर 2 से करोगे। तो एक चीज आपको कंफर्म है कि इस यहाँ पे क्या लिखा है कि भी a की पावर b = 32 लिखा है। मैंने 32 की जगह पे ये लिख दीजिए। और ये आप कंपेयर करो, a की पावर b है ना, आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू तो 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई, a की वैल्यू 2 आ गया। अगर b की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ से 5 आ गई, बस हमें a और b तो चाहिए था। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकलो, यानी कि b की वैल्यू तो 5 है ना, ये 5 है। a की वैल्यू 2 × 5 है, तो 5 की पावर 10 आ रहा है कोई ऑप्शन? ये रहा भैया 5 की पावर 10। अच्छा क्वेश्चन था, डन। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि भैया ये एलसीएम है और एचसीएफ है, तो एक काम करते हैं ना, पहला तो काम ये करते हैं कि इनमें एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ये जो 98 है ना, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, अगर आप एग्री करोगे 2 से डिवाइड करते हैं 49 आ गया। 49 देखते ही तो आप एग्री करोगे सर 7 से हो रहा है, राइट? ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टर कर लिया।
28 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 28 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया 14 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 7 आया, फिर 7 से डिवाइड किया 1 आया। 98 को जब मैं लिखूंगा ना तो 2 की पावर 1 आ रहा है, 7 की पावर 2 आ रहा है। 28 को लिख रहा हूं तो 2 की पावर 2 आ रहा है, 7 की पावर 1 आ रहा है। एल देखो पहले तो एचसीएफ की बात करते हैं, कहते हैं एचसीएफ एम है। एचसीएफ जो है ना वो एम लिखा है ना, तो एम होता है आपको मतलब कॉमन की लिस्ट पावर। तो भैया लिस्ट पावर तो 2 है, 2 की और 7 की है, तो एचसीएफ आपका 14 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम ये किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू है। अब नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि एलसीएम भैया एन है। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में बेसिकली होता है जो कॉमन है ना उसकी हाईएस्ट पावर। अगर ये कॉमन है ना दोनों में तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। और भैया 7 में भी ये 2 है, तो देखा जाए तो 4 into 49 आ गया। ठीक है, अब 4 into 49 चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको 496 यानी कि 196 आ गया। हमसे कह रहा है n-3m, n की वैल्यू तो अभी निकाली है भैया, ये लो 196 माइनस में 7, m की वैल्यू ये रही 14, यानी कि ये 14 से करा तो 196 में से ये अगर मैं करूँ तो 98 आ रहा है, तो इसको डिवाइड माइनस करने पे 98 ही आ रहा है। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, घुमा के आ रहे हैं, है तो एलसीएम एलसीएम लेकिन टेढ़े आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में -1 की पावर अगर इवन होती है ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा ना वो भैया पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 1 नहीं आएगा देखा जाए तो। अब ये जीरो आने के लिए नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगा, जब -1 की पावर ओड हो। आप एग्री करोगे, ये -1 की पावर ओड होती तो -1 आएगा और ये +1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे ओड वाला है क्या, बिल्कुल ठीक है। जो सी ऑप्शन है ना ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों, क्योंकि ये ओड है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से काम नहीं चलेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ये -1 देगा रिजल्ट, ये +1 देगा और फाइनली 0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इनके बीच बिटवीन का मतलब है बाउंड्री में काउंट नहीं करना। पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया ये कितना होता है। ये होता है 1.732। आपको याद होना चाहिए। आपको 3 4 तो याद करने हैं, √3 याद करना है, √2 याद करना है, √5, इतना ही तो याद करने होते हैं। ये कितना होता है, देखो √5 का आपको पता होना चाहिए 2.23 के होते हैं। हमसे इनके बीच में चाहिए ना। तो ये बताओ कि पाई तो 3.14 होता है, ये तो इनके बीच में है ही नहीं, काट दीजिए। ये 2.23 है, यहाँ पे तो 32 से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। ये 1.4 है, लेकिन ये तो 1.7 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। 1.85 बिल्कुल साफ पता लग रहा है, डी इस केस में आंसर होगा। एक ही चीज है, अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अच्छा मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए हर साल आता है, कभी आता है √2 को इरेशनल करो, कभी 3 को, कभी 5 को, कभी 1√5 को। इस क्वेश्चन को तो कुछ भी नहीं आए तो ये क्वेश्चन तो आप रट के चले जाओ, हमेशा आता है। अब इसके मैं सॉल्यूशन ना देके सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये तो बुक का क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भैया ग्रेटेस्ट नंबर आते ही तो एचसीएफ की बात कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने एक थोड़ा सा ग्लिच कर दिया, कहता है लिविंग रिमाइंडर 5 और 8। तो इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं भैया। रिमाइंडर को माइनस किया तो ये 65 आया, और इसमें रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 125 में से करोगे तो 117 आएगा। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो साफ साफ दिख रहा है यार, 13 की टेबल आपको आती है ना, तो 13 5 जा और 13 9 जा होता है। तो इस केस में जो एचसीएफ है वो 13 है। अगर आपका भी आंसर ए फॉर एप्पल है ना, एचसीएफ 13, तो बिल्कुल ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी बच्चे छोड़ के आ गए थे, बोला सर डिफिकल्ट है। देखिए सेवंथ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, समझाता हूँ क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई तीन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक है, ठीक है। अगर आप नोट करो, फिजिक्स की 144 बुक्स है, केमिस्ट्री की 180 है और 192 है। ठीक है, इस ये कह रहा है कि उनको सेल्फ में ये भैया स्टैक होता है सेट। कई बच्चे कहते हैं सर ये वर्ड है, एक्चुअल में आपको ग्रुपिंग करी गई है, कि भैया ग्रुप करे गए हैं। और ऐसा बताओ जो तीनों नंबर को डिवाइड करे। तीनों नंबर को डिवाइड करने का मतलब है कि भाई तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, तो एचसीएफ निकालने की बात हो रही है।
इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत है, दो बार आप पढ़ लीजिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर जैसे कर लेते हैं। मैंने क्या करा, इसके प्राइम फैक्टर करा, इन तीनों के प्राइम फैक्टर कर लिए, इन प्राइम फैक्टर को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर को मैंने करा तो 144 में आप देखो टू भैया कितनी बार आ रहा है, टू यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो इस तरह से लिख दिया, टू 4 है, 3 की पावर 2 है। 180 में टू जो है वो 2 बार आ रहा है, और 3 2 बार है, 5 आ रहा है। अगर आप देखो 192 में कितना आ रहा है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है ना उसकी लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर तो भैया यहाँ पे 2 है, तो 2 आ गया। 3 में से लिस्ट पावर 1 है, ये आ गया नॉट कॉमन, तो 12 आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ फिजिक्स के, नंबर ऑफ स्टैक्स पूछा है ना, नंबर ऑफ स्टैक्स किसके पूछे, फिजिक्स के पूछे। नंबर ऑफ स्टैक्स और फिजिक्स में पूछा गया है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं, आपको करना क्या है। फिजिक्स में 144 है ना, तो 144 को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो आंसर 12 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा था नंबर ऑफ स्टैक्स इन केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का वन कितनी बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक है आपकी एक्चुअल में 180, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करेंगे 12 वन जा 12, और यहाँ पे 6 बचेगा, 15 आंसर आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है मैथमेटिक्स में 192 है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स इसमें कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स जो है ना वो मैथ्स में आ जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो मैथमेटिक्स में हो जाएगा, आपको 192 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 वन जा 12, और 12 6 जा 72 होता है। आपको ये चीजें निकालनी थी, हर सब्जेक्ट का अलग कहता है, डिटरमाइन अज्यूमिंग सेम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टेक्स, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, और मैथ्स में कितने। क्लियर हुई आपकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कर रहा है, कहते हैं सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स का मतलब पावर होती है बेसिकली, ध्यान में रखना आप। कहते हैं सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो मुझे इस नंबर का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, और फिर जो पावर्स आएंगे उनको ऐड करना है, ठीक है, कर लेते हैं। जब मैंने इसके पावर का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए, ये आने के बाद अक्सर बच्चे अटक जाते हैं। 11 का और 13 इनका ध्यान में रखना, इन तीनों का आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट पक्का चेक करना है, अक्सर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, टू तो भैया 2 बार आया है, ठीक है। 11 1 बार आया है, 13 1 बार, 7 1 बार, इनकी पावर ले ली। मैं वापस भी कह रहा हूँ, एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स होता है। तो 2 +1 +1 +1, अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि भैया एचसीएफ निकाल, देखो एचसीएफ नंबर हो जो जो तीनों को डिवाइड करे, और पता है वो लेस होता है, लेस देन ऑल थ्री, उन तीनों से जो है ना वो छोटा होगा, या इक्वल भी हो सकता है छोटे वाले के। तो इसका एचसीएफ तो ओरली बता दो, देखो एचसीएफ है ना 360 हो नहीं सकता। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि भैया ये 110 है ना, डिवाइड ही नहीं कर रहा, और ये जो 110 है ना, इसको 40 डिवाइड नहीं करा, हो ही नहीं सकता। एचसीएफ जो ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। 40 जो है वो हो सकता है कि भैया इसको डिवाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। एक्चुअल में आंसर इसका हो जाएगा ये। आप बोलोगे सर कैसे निकाला, अगर कभी भी आप कंफ्यूजन में हो तो लॉन्ग मेथड से कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको अगर इस तरह से करूं, 10 से डिवाइड, तीनों नंबर डिवीजन होने चाहिए, तो ये 4 आया, ये 11 आया, और यहाँ पे 36 आया। क्या फर्दर कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, नहीं कर रहा ना, तो इस केस में एच सी एफ 10 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था। देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है लिस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वेयर को अंडरलाइन कर लो। परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है बताओ, परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं भैया 1 4 9, ठीक है, 36, जो किसी ना किसी का स्क्वेयर होते हैं, ठीक है। कहता है परफेक्ट स्क्वेयर निकालो, लिस्ट आते ही मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक है। विच इज डिविजिबल, कहता है एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा नंबर बताओ जो तीनों से डिविजिबल हो। एलसीएम निकाल लेते हैं ना, चलो एलसीएम निकालते हैं। जब मैंने इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम इस मेथड से निकाला, कॉमन डिवीजन से, ठीक है। कॉमन डिवीजन से कैसे करा, सबसे पहले तो भैया 5 से डिवाइड किया, 5 से ये तो हो ही नहीं रहा था, 5 4 जा, ठीक है, 5 10 जा, फिर 5 से करा तो 2 जा आया, फिर 2 से करा तो 8 4 1 आया, 2 से करा तो 4 1 1 आया, फिर 2 से करा तो 2 1 1। जब 1 1 आ जाए तो रुक जाना है।
अब देखिए भैया टू यहाँ पे 4 बार आया है, ठीक है भैया, ये देखिए बड़ा मजेदार है। 5, अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर खुद ही है, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन इसमें आंसर नहीं है, आप नोट करो। अब आंसर नहीं है तो एक बात बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, काट दो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, काट दो। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन इससे तीनों डिवीजन नहीं हो रहे, 16 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी काट दो। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर मुझे टिक करना पड़ेगा तो भैया ये आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी सी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें 400 आंसर होता तो उसको टिक करते। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। कहता है कि अच्छा पहले तो बिना पूछे इसके प्राइम फैक्टर करो, तब तो हम कुछ कर बता पाएंगे। टू से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 2 4 जा, ठीक है, फिर टू से जा रहा है वापस से, यानी कि 27। फिर टू से जा रहा है भैया क्योंकि जीरो है ना लास्ट में। 2 1 जा 2 3 जा 1, 1 बचा, 2 5 जा, ठीक है। फिर थ्री से जा रहा है, थ्री सम ऑफ डिजिट चेक करा ना मैंने। 3 4 जा 1, 3 5 जा। फिर थ्री से जा रहा है, 15 3 जा 45 होते हैं। फिर थ्री से जा रहा है, 3 5 जा, और फिर 5 से जा रहा है 1, ठीक है। टू कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 2 की पावर 3। थ्री कितनी बार आया है? 3 बार आया है, लो भैया 3 की पावर 3। 5 1, हमसे कंपेयर करना है 2 की पावर p, 3 की पावर q और 5 की पावर 1 से। जब मैंने कंपेयर करा तो भैया ये देखिए p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पे 3 - 3 करूंगा तो 0 आ रहा है। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो बिल्कुल ठीक है, बात बनी। 12th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था भैया, देखो इस बार पेपर में आया हुआ है। कहते हैं x इज ए एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर, ठीक है भैया, और y है एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर का। तो एक काम करते हैं ना, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं ना। x का एलसीएम निकाला, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाला, ठीक है। 4 6 8 को, अच्छा ये कॉमन डिवीजन मेथड है, 2 से डिवाइड करा। जब 1 1 आए तब रुक जाते हैं। इनका एलसीएम निकाला तो भैया 24 आया, ठीक है। 24 को तीनों डिवाइड कर रहे हैं। 3 5 7 का एलसीएम निकाला तो इनको 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 105 आया। देखिए मैंने क्या करा है, जब 1 1 आए तो रुक गया, कॉमन डिवीजन से कर लिया। हमसे कह रहा है कि जो p है ना वो x और y का एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अगर मैं डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम निकालूंगा, ऐसा नंबर जो दोनों को पहले एलसीएम निकालना चाहते हैं ना, दोनों से डिवाइड किया। अब कॉमन तो 3 है, फिर ये 8 और 35 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, 24 आ गया। और 24 देखते ही तो मेरे को ये समझ में आया, यानी कि x की वैल्यू 24 है, तो p इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू x लिख देता हूँ तो 35x आ गया। 35x का मतलब है कि भैया ये जो है ना, a फॉर एप्पल है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सर क्या करा आपने? मैंने इस 24 की जगह पे x लिखा है। सर क्यों लिखा है आपने? क्योंकि ये देखो ना x की वैल्यू 24 है यहाँ पे। डन। ये सेम क्वेश्चन दूसरे सेट में भी था, देखो मैंने यहाँ पे भी इसको 2 बार कर दिया क्योंकि बिल्कुल बार बार रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। अगर इन दोनों में से मुझे चॉइस देता ना, कई बच्चे कहते सर आप कौन सा करते, मैं तो भैया नीचे वाला करता, और पार्ट में से। देखिए ये पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, एलसीएम निकालने के लिए बात कर रहा है। एलसीएम निकालने की बात हो रहा है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। एक्चुअल में आप बोलो सर आपने क्यों चूज करा, इसका एलसीएम थोड़ा टेढ़ा है, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 322 आया, 231 आया। फिर बच्चों को मिल नहीं रहा था, फिर 7 से डिवाइड करके देखा, तो अब कोई फर्दर नंबर कोई है ही नहीं जो दोनों डिवाइड करे। तो दोनों डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई किया तो 21,252 इसका आंसर आया, करेक्ट। अब बोलो सर ये टाइम बचाने वाला है। इसमें दो नंबर का ए और बी का रेशियो दे रखा है ना, मैंने एक्स लगा दिया। अब आपको पता है एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है पता है? दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स है, और एचसीएफ तो 11 दे रखा है, तो मुझे x11 मिल गया। तो भैया पहला नंबर 4x है ना, मजेदार हो गया, यानी कि 4 × 11 44 पहला नंबर हो गया, ठीक है जी। दूसरा नंबर तो 5x है, 5 × 11 करूंगा यानी कि कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन कहता है एलसीएम निकालो, एलसीएम तो और भी आसान है भैया। एलसीएम में क्या करते हैं, जो पहले कॉमन है वो ले लो, और जो नोट कॉमन है 4 और 5 वो ले लो,
तो 11 × 20 करूंगा तो यहाँ पे 11,220। अगर ये आपका भी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, जो आपको इजी लगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। एसेंशियल रीजनिंग का है। कहता है 4n ends where the digit 0 for some natural number। कहता है कि भैया ये आएगा क्या, 4 करके देख लो ना आप रफ में। 4 की पावर 1 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 16। एक्चुअल में जीरो तब आता है जब 2 और 5 आए। तो कहता है इसके एंड में जीरो आएगा, तो भैया आ ही नहीं रहा, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है भैया। कहता है फॉर एक्स नंबर हैविंग 2 and 5 एज ए प्राइम फैक्टर, उसके बाद ही जीरो आएगा, ये ट्रू है भैया। तो अगर आप क्या वो ऑप्शन टिक कर देना जिसमें ए तो आ रहा है, ए इज फॉल्स, ठीक है, और आर इज ट्रू। अगर ये आ रहा है उसको टिक करके आ जाना आप। एग्री। ये भी देख लेते हैं। कहते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर कैन नॉट बी इवन नंबर। ठीक है, कैन बी, कैन नोट आ गया, कैन बी इवन नंबर फॉर एन नेचुरल नंबर। वैसे ही बताऊं, इवन 3 की पावर 1 करोगे 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 करोगे 9 आ रहा है। एक्चुअल में करके देख लीजिए, 3 की पावर करोगे तो इवन नंबर नहीं आएगा। तो कैन नॉट हैव एन इवन नंबर एनी नेचुरल नंबर, तो बात तो ट्रू कह रहा है भैया। ट्रू आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इवन नंबर के लिए 2 होना चाहिए। फिर कहते हैं टू इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 3। बिल्कुल ठीक है, 2 इसका फैक्टर ही नहीं है। और ये तो सही एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं ए और आर बोथ आर ट्रू, करेक्ट। और आर जो है ना इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो ए है ना उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, 17th क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा 17 और 18 तो एक जैसे हैं। मैं सजेशन दूंगा पहले इनको ओपन कर लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। और इसको अगर मान लीजिए मैं ओपन कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस में 2 × 2 × 1 × √3 बन जाएगा, राइट। माइनस का साइन है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2 × 1 × √3 बन जाएगा। बाहर नेगेटिव है, आपको ध्यान में ये रखना है, बाहर नेगेटिव है तो ये तो बन जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये बन जाएगा अगेन माइनस का बन जाएगा। लेकिन अगर आप नोट करो ये वाली जो टर्म है ना ये बन जाएगी प्लस की, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल। अब ये 2 टाइम √3 और 2 टाइम √3 हो जाएगा 4 टाइम √3 है, तो ये तो इरेशनल नंबर है। तो इसने साफ लगे पॉजिटिव इरेशनल नंबर, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट। अच्छा 18th क्वेश्चन देखिए, सेम है 18th क्वेश्चन में भी। इसको अगर ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, √3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और 2 टाइम्स √3 × 2, ठीक है। प्लस का साइन ले लेते हैं, मैं इंक चेंज करके समझा देता हूं। इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम ये हो जाएगा √3। देखिए एक तो ये पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करा तो 3 बना, इसको करा तो 4, 3 प्लस में 4 बन रहा। इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे बन रहा है 3 बन रहा है, इसको करा तो 4 बन रहा है। तो ये तो 14 आंसर आ रहा है ना। अब 14 अगर आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आ रहा है, तो इस केस में ए फॉर एप्पल होगा। सेम सेट में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ रखे थे, 2 3 क्वेश्चन चेंज थे। इरेशनल होने से रहा, नेगेटिव होने से रहा और इरेशनल होने से। बिल्कुल ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। 19th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ी बात घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। कहते हैं ए और बी प्राइम नंबर है, देन HCF ऑफ XY। अच्छा पहले HCF निकालते हैं। HCF होता है जो दोनों में कॉमन है ना उसमें सबसे कम पावर। तो भैया 1 पावर इसकी थी और इसकी पावर 3 थी, तो ए हो गया, ठीक है। फिर बी की पावर 3 है और बी की पावर 1 है, तो ए भी HCF हो गया, राइट। फिर एलसीएम ले लेते हैं भैया। एलसीएम अगर लेता दोनों की हाईएस्ट पावर, तो भैया हाईएस्ट तो ए की पावर 3 है, ये लीजिए ए की पावर 3 हो गया। और बी की पावर भी 3 है, ये बी की पावर 3 ले ली, ठीक है। हमसे करे एचसीएफ में से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना एचसीएफ में से, ए बी में से
एलसीएम माइनस करना है, एलसीएम माइनस करना है, ए की पावर 3 और बी की पावर 3 माइनस करना है। अच्छा, अगर ए बी मैं कॉमन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 1 माइनस में ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर बनता है, ठीक है। इसको फर्दर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं, आइडेंटिटी का मतलब है कि भाई 1 इसको बन रहा है ना कि 1 का स्क्वेयर माइनस में, तो ये बन जाएगा एक बार तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, और एक बार माइनस का बन जाएगा, और ए भी बाहर है। अगर आपका आंसर डी आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। 20th क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तो ऑलरेडी बार बार आ रहा है, आपने कर लिया, डन लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, इतनी बार रिपीट हो रहा है, ये कहते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, पी दे रखा है, बिल्कुल ठीक है भैया, हमें क्यू दे रखा है और आर दे रखा है, राइट, ये तीन दे रखे हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, अच्छा फर्दर चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो पहले तो एचसीएफ पहले तो लिखना भाई, ये तो सॉल्यूशन एमसीक्यू तो है नहीं, तो पी है वो इस तरह से लिखोगे, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, जो क्यू दे रखा है एक्स वाई की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। आर दे रखा है एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 2। एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है भैया, पहला काम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों का कॉमन और लिस्ट पावर, तो भैया इसमें लिस्ट पावर एक्स कॉमन है ना, ये एक्स की पावर 1 है तो एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। वाई की पावर यहाँ पे 2 कॉमन है, सबसे लिस्ट है कॉमन, तो क्या, तो वाई की पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया एचसीएफ। फिर कहते हैं एलसीएम भी निकालो, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट पावर होती है, तो एक्स की पावर 5 बिल्कुल हाईएस्ट पावर ये है। वाई देखोगे तो वाई की पावर 4 हाईएस्ट आ रही है, तो वाई की पावर 4 आ गया। अब कहते हैं चेक करो, ये तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, ये कहता है भाई चेक करना है कि भाई एचसीएफ जो है ना और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के इसके बराबर आता है कि नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक्स वाई की पावर 2 और एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 4, इनको सिंप्लीफाई करा, तो एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 आया, ठीक है। अब दूसरा वाला पोर्शन चेक करते हैं, कहते हैं ये पी क्यू आर के बराबर है कि नहीं। तो पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर भी चेक कर लेते हैं। पी मल्टीप्लाई टू यानी कि एक्स की पावर 2 एक्स का यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे एक्स की पावर 1 आ रहा है, और एक्स की पावर 5 एक्स के एक साथ लिख लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 3 आ रहा है, वाई की पावर 4 आ रहा है, और वाई की पावर 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो हो गया एक्स 8 मल्टीप्लाई हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 9, ये तो बराबर आ ही नहीं रहा। यानी कि यहाँ पे तो ये 6 पावर आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई ये जो एच सी एफ और एल सी एम है ना, वो नॉट इक्वल टू लिख दोगे एक्स की पावर, यानी कि किसके बराबर आपको लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं मैं, आपको लिखना पड़ेगा पी मल्टीप्लाई बाई क्यू और आर, यानी कि नॉट इक्वल। वेरिफिकेशन में चेकिंग में आपको बताना पड़ेगा, दो पार्ट थे इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इस तरह से नंबरिंग दी जाएगी इसमें, करेक्ट। 21st क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हमें एक्स दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, वाई दे रखा है, और कहते हैं एलसीएम ऑफ दीज नंबर, एलसीएम भी दे रखा है, यानी कि साफ साफ दे रखा है एलसीएम जो है ना, वो ए की पावर 3 और बी की पावर 4 और सी की पावर 3 के बीच। देखिए हम एलसीएम निकालते कैसे हैं, एलसीएम आपको निकालना बताता हूँ। हम हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, जैसे ए की पावर 2 बी की पावर 3, तो ए की पावर 3 ले ली, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे बी की पावर 3 है और बी की पावर एम है, तो यहाँ पे बी की पावर एम अगर मैं लूंगा ना इन दोनों में, तो इसमें से एक चीज तो कंफर्म आ गई कि मेरा एम जो है ना वो निकल के आ गया 4, ठीक है। फिर सी की पावर यहाँ पे 2 है और सी की पावर यहाँ पे एन है। अच्छा, सी की पावर जब एन है, सी की पावर यहाँ पे देखो एन है, तो यहाँ से एन जो है वो कंपैरिजन करने पे 3 आ गया, ठीक है। ये देखिए कंपैरिजन करा, हमसे m प्लस एन चाहिए था ना, m प्लस में n, तो भैया 4 प्लस में 3, अगर आपका आंसर 7 आ रहा है बिल्कुल ठीक है। एक और देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज दिस वन, पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं ना, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या कहता है, हाईएस्ट पावर ले लो, तो हाईएस्ट पावर तो पी की पावर 3 आएगा, फिर क्यू की पावर 3, और क्या क्यू की पावर एम, और क्यू की पावर 4 दे रखा है। तो एक बात बताओ, क्यू की पावर अगर 4 दे रखा है हमें, और क्यू की पावर एम आना चाहिए, ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि यहां से एम जो है ना वो आ गया 4 कंपेयर करने पे, ठीक है भैया। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, आर की पावर 3 है,
ठीक है। और आर की पावर एन है, ये आर की पावर टू है, हाईएस्ट आएगा पावर। तो यहाँ पे आर की पावर अगर मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, थ्री है, और आर की पावर एन है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो एन जो है वो मेरा थ्री आ गया। ठीक है। हमें करना क्या है, थ्री टाइम्स, यानी कि थ्री एन माइनस टू एम की वैल्यू चाहिए ना, तो थ्री टाइम्स यानी कि एन, ठीक है, टू टाइम्स ये फोर हो गया, नाइन माइनस एट हुआ, वन के बराबर है। अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय है ना, बिल्कुल ठीक है। क्लियर। ये ले लेते भैया। देखिए वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें एडिशन है। चलिए कर लेते हैं। एक्स की पावर थ्री, वाई देखते हैं ना सीधा। वाई अगर आप नोट करोगे, y फोर है एलसीएम में, और यहाँ पे y की पावर थ्री है और y की पावर m है, तो हाईएस्ट है। तो y की पावर m दे रखी है, तो कंपैरिजन करने पर y m यहाँ पे फोर आ गया। ठीक है जी। z की पावर n दे रखा है, ये लीजिए z की पावर n दे रखा है। ठीक है। और z की पावर टू है, तो हाईएस्ट पावर होगी, तो यहाँ से मुझे जो z है ना, n है ना, यो मिल जाएगा, यानी कि n की वैल्यू थ्री आ गई। राइट। अगर एन थ्री आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं, टू एम प्लस में थ्री एन, टू टाइम्स में ये कर लिया, ठीक है, थ्री इंटू यानी कि थ्री कर लिया, एट प्लस में नाइन यानी कि सेवनटीन। अगर आपका आंसर इस केस में बी फॉर बॉय है, बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं एनी पॉजिटिव नंबर p डिवाइड, ये तो यार वो प्रूव वाले में से, p डिवाइड ए स्क्र वेर ए इज ए रियल नंबर, देन p ऑल्सो डिवाइड a आना चाहिए। अगर आपका आंसर ये a फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। ये तो हम रूट टू रूट थ्री वाले में प्रूव करते हैं ना, उसी में इसी का तो यूज करते थे, अगर आपको याद होगा तो। 25 देख लेते हैं। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, इसको तो डन लिख देते हैं भैया, ऑलरेडी कर लिया आपने। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है स्टेट, पहले तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, पहले तो ये बताना है, ठीक है, और जस्टिफाइड इन इच केस। ठीक है भैया, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। इस केस में अगर आप देखो कि भैया ये कंपोजिट नंबर कह रहा है, अगर मैं इसमें से टू बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि सॉरी टू क्या हुआ, सेवन, पहले तो लिख लेता हूँ, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस में सेवन है, सेवन बाहर ले लिया, तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस में सेवन, ठीक है। अगर आप देखो तो थर्टी, सिक्स, थर्टी, सिक्स फाइव जो थर्टी, यानी कि ये थर्टी सेवन आ गया। राइट। ये थर्टी सेवन आ गया। इसके इट इज नॉट कंपोजिट, इट इज नॉट प्राइम, इट इज लिख देता हूँ, इट इज, ये पूछा इट इज ए कंपोजिट, तो आप तो लिख दो पहले तो ट्रू है भैया। ठीक है। और आप रीजनिंग देना होगा, इट हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। आप बोलोगे भी कैसे मोर देन टू फैक्टर है? मोर देन टू फैक्टर का मतलब जब भी होता है तो देखो, सेवन एक फैक्टर है, थर्टी सेवन एक फैक्टर है, वन एक फैक्टर है, और नंबर खुद इटसेल्फ भी एक फैक्टर है। तो पहले वाले का तो ट्रू हो गया। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है ये चेक करो, तो भैया इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में फाइव करा थर्टी, टू हैंड थर्टी हो गया, थर्टी इंटू सेवन प्लस में वन, राइट। और ये हो गया टू हंड्रेड टेन प्लस में वन, और ये हो गया टू हंड्रेड इलेवन, राइट। अब टू हंड्रेड इज ए कंपोजिट नंबर, टू हंड्रेड आंसर लिख दीजिए भैया फॉल्स। और रीजनिंग है कि ये किसी से डिवाइड नहीं होता। आप क्या रीजनिंग लोगे फॉल्स के बाद में? इट इज, ये फॉल्स, इट इज नॉट कंपोजिट, ये कंपोजिट नहीं है। और रीजनिंग क्या दोगे? बिकॉज, बिकॉज इट, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग, इट इज नॉट हैविंग मोर देन टू फैक्टर, हैविंग मोर देन टू फैक्टर, इसके एक से ज्यादा फैक्टर नहीं है, मोर देन टू फैक्टर। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, टू हंड्रेड टेन किससे जाता है? भाई किसी से जा नहीं रहा है, यानी कि आपने टू से देख लिया, थ्री से देख लिया, फोर से, सेवन, अच्छा थर्टीन से भी अगर देखोगे तो थर्टीन से भी नहीं जा रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले वाले में ट्रू आया था, ठीक है, दूसरे वाले में फॉल्स आया था। अच्छा, ये कंपोजिट नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये भैया प्राइम होगा। राइट, करके देख लीजिए। तीन नंबर में आया हुआ, डेढ़ डेढ़ नंबर का था क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले इसको बताने से पहले, नेचुरल इंटीजर है ना, इसको सोल्व करते हैं।
आप ये बताना 0.4 का रूट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/10 और इसका रूट? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ √4 और √10? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, √4 तो भैया 2 लिख सकता हूँ, नीचे आ गया √10। एग्री कर रहे हो? अब ये √10 जो है इसको मैं, हालांकि इतना सफिशिएंट है बताना, √10 को ज्यादा से ज्यादा मैं रेशनलाइज कर दूं आपको समझाने के लिए, जरूरत भी नहीं है रेशनलाइज की, लेकिन लिख कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। तो ये 2 टाइम्स √10 बना और नीचे 10 बना। ठीक है, तो कुल मिला के √10 और नीचे 5 बचा। अब बताइए क्या ये नेचुरल है? भैया नेचुरल तो नहीं है। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर भी नहीं है। क्या ये रेशनल है? नहीं है। जिसमें ये रूट आ जाता है ना, अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है तो बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8? देखिए 8 के जो फैक्टर है ना वो 2 × 2 × 2 इसकी पावर n है, राइट? और आप वेर एन इज ए नेचुरल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, यूनिट डिजिट में देखो जीरो आने के लिए फैक्टर है ना वो होने चाहिए 2 और 5, तभी जीरो आएगा ना। तो कभी भी यूनिट डिजिट यानी कि सी आंसर होगा। 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट। तो 8 की पावर अगर 1 लोगे तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 करके देखोगे तो 64 आएगा, जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कहता है फॉर एनी टू प्राइम नंबर HCF 1 है, ठीक है, एंड LCM इज P+Q। भैया चेक करते हैं। टू प्राइम नंबर है, ठीक है, दो प्राइम नंबर ले लेते हैं। टू प्राइम नंबर लिया, 2 और 3 ले लो ना, इनका HCF जो है ना वो 1 है, ठीक है। और एलसीएम जो है वो पी यानी कि एलसीएम जो है, ये तो एलसीएम तो 6 आ रहा है, और ये कह रहा है कि एलसीएम आना चाहिए 2 + 3 5। तो भैया ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये तो काम ही नहीं कर रही। ठीक है। अब फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर है, HCF LCM मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो आप बिल्कुल ले लीजिए। जैसे मान नेचुरल नंबर है कोई भी, तो मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 5 और 6 ले लेता हूँ, ठीक है। इनका HCF निकाला, बिल्कुल ठीक है भैया, HCF तो 1 होता है, और LCM यहाँ पे 30 तो हो गया। तो अगर मैं, ये तो फार्मूला ये है, 1 × 30 करूंगा और प्रोडक्ट ऑफ नंबर करूंगा तो सेम आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा ना, कि वो हो जाएगा ए इज फॉल्स, जो ऑप्शन आप देखोगे, ठीक है, और आर इज ट्रू। अगर आपका ये वाला है आंसर तो बिल्कुल ठीक है, एक नंबर में आया था ऐसे ऐसे रीजनिंग में। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बार बार घूम फिर के आ रहा है, √5 ये हमने ऑलरेडी कर चुका है भैया, ठीक है। इसको देखते हैं। पी क्यू आर द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ठीक है, चेक करो कि ये कंपोजिट है कि नो, 3 नंबर में चेक करना है, ठीक है भैया। देखिए 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है ना, तो भैया एक काम करते हैं, हमसे चेक करने के लिए कह रहा है, तो चेक करने में मैं बिल्कुल ले सकता हूं किसको, आ, ये तो वैसे पता भी लग रहा है कि टू, मान लीजिए मैंने पी को ले लिया थोड़ी देर के लिए, P2 ले लिया, ठीक है, चेक करने में, Q3 ले लिया, ठीक है, और R ले लिया 5, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है जी, ×5 प्लस में Q की वैल्यू आप इस 3 रख दीजिए। अगर आप इसको चेक कर लेते हो, 3 कॉमन ले लीजिए, 2 × 5 प्लस में 1 हो गया, यानी कि इसको करोगे तो 3 × 5 जो 10 और 1 11 हो गया। ये तो प्राइम है ही नहीं ना, कंपोजिट आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर 3 भी है, 11 भी है, 33 भी है, 1 भी है, तो ये तो कंपोजिट है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा था कि भैया आप ये चेक करिए कि चेक वेदर इज ए कंपोजिट नंबर और नॉट। तो पहले वाले को आंसर आ जाएगा यस इट इज कंपोजिट, यस इट इज कंपोजिट, ठीक है। ये कौन से वाले का था, ऊपर वाले का था। अब यहां पे शुरू करते हैं चेक करने का। फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पीक सच दैट, हमें एग्जांपल देना का बता रहा है कि भैया ये प्राइमर, पहले इसके एग्जाम, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट PQR, तो इसका फर्स्ट का देते हैं, ठीक है। इसका अगर आप देखोगे तो P और Q और R प्लस में 1, इसको ऐसे एग्जांपल दोगे कंपोजिट नंबर हो जाए, ठीक है, कंपोजिट नंबर का बता देते हैं। देखिए अब इसमें फर्स्ट में हमें एक एग्जांपल देना कि कंपोजिट नंबर है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तो ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं ना कि 2, इसमें तो अच्छा ये तो कंपोजिट होना चाहिए ना, तो कंपोजिट होने के लिए नंबर ले लेते हैं 3 × 5 × 7, तीनों कंपोजिट है, ठीक है। यानी कि P की वैल्यू कितने हैं, यहाँ पे मैंने 3 ले रहा हूँ, Q की वैल्यू ले रहा हूँ 5, और R की वैल्यू ले रहा हूँ 7।
3 5 जा 15, 15 और ये करोगे तो 105 प्लस में 1, 106। बिल्कुल देखिए भैया कंपोजिट है, साफ साफ लग रहा है 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना। ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट का एग्जाम्पल है, ये तो सेकंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कहता है प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर तो मजा है कि भैया 2 × 3 × 5 प्लस में 1, यानी कि 6 6 और 5 करा तो 30, 30 प्लस में 1 करा तो 31, 31 है वो प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पे p की वैल्यू मैंने 2 ली है, q की वैल्यू यहाँ पे 3 ली है और r की वैल्यू 5 ली है। आई थिंक हमसे पूछा था एक एक एग्जाम्पल हो, तो ये भैया 2 3 5 हो गया और 3 5 7 ये भी हो गया। डन। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। आई होप आपको एंजॉय किया हो। थैंक यू वेरी मच।